नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छे लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी एनालाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम दीपशिका है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्राय अंग्रेजी में किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल द हिंदू में से लिया गया है जो डेंजरस ड्रिफ्ट शीर्षक से आया था, और ये हाल ही में कश्मीर में जो एनकाउंटर्स हुए हैं हंदवाड़ा शहर में, उसके बारे में बात करता है। यूपीएससी सिलेबस से इसका लिंक देख लेते हैं। GS3 के तहत आप इसे रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हैं, और GS3 में ही आप इसे सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म से भी लिंक कर सकते हैं। एडिटोरियल कश्मीर में हुई मुठभेड़ों में जो वृद्धि हो रही है उस पर चिंता दर्शाता है, साथ ही सुरक्षा कर्मियों की जो बड़ी संख्या में क्षति हो रही है उसके बारे में बात करता है। हाल ही में आप लोग को पता होगा, गत शनिवार हंदवाड़ा शहर जो जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे आतंकवादियों की मुठभेड़ में हमारे 4 सैनिक और एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। और ये जो एनकाउंटर हुआ बात की तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि आने वाला समय हमारे लिए कितना कठिन होने वाला है। ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जो हमारे 5 सैन्य बल के अधिकारी शहीद हुए हैं वो बहुत हाई रैंक्स पे पोस्टेड थे, वो जिनमें से एक कर्नल थे, एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे, एक मेजर थे और 2 अन्य रैंक के ऑफिसर्स थे। इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर थे जो स्पेशल ऑपरेशंस पुलिस फोर्स से आए थे। यानी ये सारे जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स की जो डेथ हुई है, ये बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, बहुत स्किल्ड थे और बहुत एक्सपीरियंस थे, जिनका इस तरह मारे जाना बहुत ही चिंताजनक है हमारे आगे वाले ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा जिस तरह से ऑपरेशन समाप्त हुआ है, ये आगे के इस तरह के ऑपरेशंस के लिए जो सैन्य बल है हमारे, उसका मनोबल और संचालन दोनों पर ही विपरीत प्रभाव डालता है। अगर इतने स्किल्ड और ट्रेंड ऑफिसर्स इस तरह मारे जाएंगे तो हमारे बाकी जो फोर्सेस हैं उनको कितनी तैयारी के साथ जाना है, ये इस तरफ ध्यान आकर्षित करता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रॉक्सी वॉर यानी टेररिस्ट को भेज के जो इनडायरेक्ट वॉर्स करवाता रहता है पाकिस्तान, क्योंकि वो सीधे सीधे युद्ध में भारत से तक जीत नहीं पाया है, तो तब से पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया है। इसके बारे में हम की कॉन्सेप्ट्स में बात करेंगे। तो इस प्रॉक्सी वॉर रणनीति के तहत ये टेररिस्ट भेजता है और इस तरह के प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं, और इस तरह से जो हम इन प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं उसके ऊपर इसका जो ये ऑपरेशन है इसका बहुत प्रभाव रहेगा आने वाले समय में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो ख़त्म कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित हो गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। लेकिन उसे ये नया स्टेटस मिलने के बाद वहाँ पे थोड़ी मुश्किलें सामने आई हैं, कि जैसे कि वहाँ की जो आवाम है वहाँ पे अशांति और नाराज़गी है, और इस अशांति और नाराज़गी के जो अंतर्निहित कारण है उनको एड्रेस नहीं किया गया है सही तरीके से, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है। इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया है और उसने अपने कट्टर इरादों को वहाँ पे लगातार पुश किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये स्पेशल स्टेटस के बाद से जो कम्युनिकेशन गैप आया या वैक्यूम आया है उसका पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया है, वहाँ पे और ज़्यादा असंतोष को प्रेरित किया है और ज़्यादा नाराज़गी को हवा दी है पाकिस्तान ने। और आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो कि पिछले 127 दिनों में वहाँ पे 55 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि लगभग हर दूसरे दिन वहाँ पे एक मुठभेड़ हुई है। यानी वहाँ पे हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है अगर आप इस दृष्टि से देखो। आगे की राह में एडिटोरियल कहता है कि केंद्र सरकार को ये जो कम्युनिकेशन गैप वहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो इस कम्युनिकेशन गैप को सरकार को देखना चाहिए, उसे भरना चाहिए, जिससे कि इसका कोई तीसरी ताकत फ़ायदा ना उठा पाए।
इस तरीके की जो मुठभेड़ वहाँ पे जन्म ले रही है और वो जो असंतुष्ट जनता है उनको हम इसी तरीके से समझा बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं और उनका विश्वास जीत सकते हैं। दूसरा कि इस तरीके की जो प्रवृत्ति है जहाँ पे लोग हथियार उठा रहे हैं, इससे किसी को लाभ नहीं हो रहा है और इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए केंद्र सरकार को नए तरीकों की तलाश करनी चाहिए। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स शुरू किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स की तरह वहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे ज़रूरी है कि हम ठीक तरीके से उसे कम्युनिकेट करें वहाँ के लोगों के सामने। इससे जुड़े की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है कश्मीर में, जिसके बारे में हमने अभी बात की, तो ये प्रॉक्सी वॉर क्या है? प्रॉक्सी मतलब छुपे दबे तरीके से अगर कोई वॉर किया जा रहा है तो उसको प्रॉक्सी वॉर कहेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा युद्ध नहीं कर रहा है पाकिस्तान। वहाँ की आर्मी किसी युद्ध स्थल में भारत की आर्मी के आमने सामने नहीं आ रही है। ये 3 तरीके से युद्ध कर रहा है भारत से। और ये एजेंडा क्या है जिसके तहत ये प्रॉक्सी वॉर चला रहा है पाकिस्तान? ये एजेंडा है ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। इसका मतलब कि भारत में इतने कट्स लगाए जाएं कि इंडिया अपने आप ब्लीड हो जाए, उसे सीधे सीधे वॉर से मारने की बजाय ये बेहतर तरीका लगा है पाकिस्तान को। तो ये प्रॉक्सी वॉर किस किस तरीके से चलाया जा रहा है? सबसे पहले टेररिज्म, जैसा कि हमने अभी बात की कि वहाँ पे टेररिस्ट भेजे जाते हैं जो अटैक करते हैं, वहाँ की जनता को गुमराह करते हैं और उनको हथियार उठाने पे विवश करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत आता है। इसके तहत पाकिस्तान क्या करता है? एक तो वो ड्रग्स भेजता है बॉर्डर के थ्रू, जिसकी वजह से यहाँ का जो यूथ है, जो युवा है, आवाम है, वो कमज़ोर होता है ऐसे नशीले पदार्थों से। दूसरा, फेक करेंसी जो है, यानी भारतीय करेंसी को, नकली नोट जो हैं उसके थ्रू भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टेररिज्म के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, फेक करेंसी के थ्रू ये बहुत सारे कट्स करने की कोशिश कर रहा है भारत में और इंडिया को कमज़ोर करके हराने की चेष्टा कर रहा है। इसमें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का पूरा हाथ है। ये पूरा जो स्ट्रैटेजी उन लोग ने अपनाई है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ है। वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इनको स्पॉन्सर किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। इनकी आर्मी ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा पड़ता है, जो भी ज़रूरत पड़ती है, वो सब आईएसआई देती है। और वहाँ की जो आर्मी है वो एलओसी पे इनको कवर दे के बॉर्डर क्रॉस करवाती है भारत में भेजने के लिए। हमारे देश में पिछले कुछ समय में जो पठानकोट और उरी जैसी वारदातें हुई हैं, जहाँ पे आर्मी बेस कैंप्स पे और बाकी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान लगातार इंडिया के साथ प्रॉक्सी वॉर में है। अब हम बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने जो आर्टिकल 370 स्क्रैप किया था और उसकी जगह जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेके आए। 5 अगस्त को सरकार ने जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हटा दिया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इफेक्ट में आ गया। इस एक्ट के तहत 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई हैं, जम्मू कश्मीर की एक और दूसरी लद्दाख की। और इसके अंतर्गत आएगा कारगिल और लेह। तो कारगिल, लेह, लद्दाख के साथ मिलके एक यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर, बाकी का सारा रीजन मिलके एक यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के पास क्योंकि लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा होगी, तो ये पौंडीचेरी की तरह एक्ट करेगा, पुडुचेरी की तरह, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको गवर्न करेगा। वहीं लद्दाख में क्योंकि असेंबली नहीं होगी तो वहाँ पे भी एलजी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेकिन ये गवर्न होगी यूनियन होम मिनिस्ट्री के थ्रू, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जैसा कि चंडीगढ़ होती है। तो लद्दाख जो है वो चंडीगढ़ की तरह काम करेगी और जम्मू कश्मीर जो है वो पुडुचेरी की तरह काम करेगी। इस एक्ट के आने के बाद से भारतीय संविधान और भारत के सारे कानून जो हैं वो इन यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल होंगी, जैसे कि भारत की बाकी यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। क्या था आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था? ये पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और यहीं पे इसके शीर्षक पे लिखा है कि आर्टिकल 370 जो है वो टेम्परेरी है, यानी अस्थायी है, ट्रांजिशनल है, यानी कुछ ही टाइम के लिए, जब तक कि हमारे पास कुछ मजबूत नहीं आ जाता तब तक के लिए है, और स्पेशल है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। ये टेम्परेरी इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भारत के साथ आया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद, तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई थी जम्मू कश्मीर के संविधान बनाने के लिए,
जिससे ये बताना था कि आर्टिकल 370 को रखना है, हटाना है, अमेंड करना है, क्या करना है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बिना कुछ इस पे चर्चा किए, कोई बात किए, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो प्रोविजन था जो कि टेम्परेरी होना चाहिए था, वो जैसे जैसे समय बीतता गया और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के कुछ फैसलों के तहत ये टेम्परेरी से परमानेंट बन गया और इसीलिए इतने समय तक ये रहा भारतीय संविधान के तहत। इसके तहत हुआ क्या था कि अगर कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन, कोई भी सेंट्रल लॉ अगर आपको जम्मू कश्मीर पे लागू करना है तो आपको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से पहले रजामंदी करनी होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की राजी होती है तभी आप वहाँ पे कोई सेंट्रल लॉ अप्लाई करवा सकते हो। ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी कोई भी फील्ड का लॉ अगर आपको चाहिए तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी के साथ ही करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल स्टेटस देता था आर्टिकल 370। इसके अलावा एक और स्पेशल प्रोविजन था जम्मू कश्मीर के लिए, आर्टिकल 35A। ये भी भारतीय संविधान में था और ये इस ऑर्डर के थ्रू 1954 में लाया गया था, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1954। इसके तहत क्या था कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के कौन से स्थायी निवासी हैं और स्थायी निवासी होने की वजह से उनके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे, ये डिफाइन करता था। इसके अलावा ये प्रोविजन ये कहता था कि आर्टिकल 35A के तहत अगर कोई भी कानून, प्रोविजन या लॉ बनाया जाता है वहाँ की विधानसभा द्वारा तो आप उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होने के लिए कभी भी चैलेंज नहीं कर पाओगे, ना किसी और कानून के अगेंस्ट होने के। यानी अगर कोई ऐसा लॉ बनता है आर्टिकल 35A के तहत जो कि भारतीय संविधान के विरुद्ध जाता है या भारत के किसी भी और कानून के विरुद्ध जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में उसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 35 जो था ये सारी पावर्स देता था। लेकिन 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019 आया है, जिसने इस ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया है। यानी इस ऑर्डर को ख़त्म करके अब से ये ऑर्डर मान्य होगा और इसके तहत आर्टिकल 35A ख़त्म हो चुका है। इसकी अपने जो स्वरूप है वो पुराने वाला नहीं बचा है। तो अब ये जो नए एक्ट्स आए हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, इन सब का क्या स्टेटस है ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए।